नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है म्यूजिक वाले गुरी सर। हम कर रहे हैं म्यूजिक कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी। इसके अंदर हमारा जो टॉपिक है कर्नाटक संगीत, गत तथा गायन वादन की विधाओं के प्रमुख कलाकार। कर्नाटक संगीत के बारे में पढ़ेंगे, गत और गायन वादन की विधाओं के बारे में और उनके प्रमुख कलाकारों के बारे में हम डिटेल से जानेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, देखिए कर्नाटक संगीत क्या होता है। कर्नाटक संगीत शास्त्रीय संगीत की दक्षिण भारतीय शैली जो उत्तर भारत की हिंदुस्तानी संगीत शैली से भिन्न है, कर्नाटक संगीत के नाम से जाना जाता है। देखिए, कर्नाटक संगीत अधिकांशतः भक्ति संगीत के रूप में होता है, मतलब इसके अंदर जो भी है भक्ति धारा होती है सारी की सारी। कर्नाटक संगीत की अधिकतर रचनाएं हिंदू देवी देवताओं को संबोधित करती हैं। कर्नाटक संगीत का कुछ हिस्सा प्रेम और सामाजिक मुद्दों को भी समर्पित होता है। देखिए दोस्तों, इसके अंदर मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर पूरी डिटेलिंग के अंदर लेके जाऊंगा, तो ये जो बातें हैं आपको बतानी बहुत ज़रूरी है। ये कर्नाटक संगीत के दो मुख्य तत्व राग और ताल होते हैं। कर्नाटक संगीत दक्षिण भारत का संगीत है। यह संगीत प्राचीन हिंदू परंपरा से विकसित हुआ तथा अरबी और इस्लामी प्रभाव से अपेक्षाकृत अप्रभावी रहा, मतलब इसके ऊपर जो है अरबी और इस्लामी का प्रभाव नहीं पड़ा। इस संगीत ने 12वीं सदी के अंत एवं 13वीं सदी के शुरू से उत्तर भारत के हिंदुस्तानी संगीत को कुछ विशिष्टताएं दी, यानी कि 12वीं सदी के लास्ट में और 13वीं के स्टार्टिंग के अंदर जो उत्तर भारत की जो हिंदुस्तानी संगीत पद्धति है उसको कुछ विशिष्टताएं दी, मतलब अपने में से कुछ गुण उसमें डाले। कर्नाटक संगीत उत्तर शैली के विपरीत अधिक स्वरोन्मुखी है, यानी कि जो हमारी उत्तर भारतीय शैली है उससे ज़्यादा स्वरों को ज़्यादा प्रमुखता कर्नाटक संगीत के अंदर दी जाती है। कर्नाटक संगीत में जब वाद्य यंत्र बज रहे होते हैं तो उन्हें स्वर संगीत की विशेषता देते हुए कंठ गायन के समकक्ष उतार चढ़ाव और विस्तार के साथ गायकी की तरह बजाया जाता है। देखिए, सिंपल सी बात है, जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट इसके अंदर प्ले कर रहे होते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे ही कंठ संगीत की तरह उसके अंदर हरकतें होती हैं, बिल्कुल वैसे ही उतार चढ़ाव पूरी डिटेलिंग के साथ में उस वाद्य यंत्र को इसमें बजाया जाता है। कर्नाटक संगीत में उत्तर भारतीय संगीत की तुलना में कम वाद्य यंत्र प्रयुक्त किए जाते हैं, मतलब जो दक्षिण भारत का जो संगीत है कर्नाटक संगीत, वो उत्तर भारत की संगीत की तुलना में उसमें जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो बहुत कम यूज किए जाते हैं। राग और ताल के मूल सिद्धांत दक्षिण और उत्तर में एक ही हैं, लेकिन दोनों संगीत की परंपरा में वास्तविक रागों व तालों का अपना भंडार है तथा इनकी शैलियों में भी अनेक भिन्नताएं हैं। क्या कह रहे हैं, मूल सिद्धांत जो है वो एक ही है, राग और ताल का जो मूल सिद्धांत है वो एक है। परंपरा जो है रागों और तालों का उसमें अलग अलग भंडार है और इनकी जो शैलियां हैं वो अलग अलग हैं। फिर देखते हैं दक्षिण भारतीय गायन शैलियों में प्रबंध का स्वरूप। भारतीय संगीत के इतिहास पर दृष्टिपात करने से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि लगभग 10वीं शताब्दी तक स्थूल रूप से समस्त भारतवर्ष में संगीत की एक ही धारा प्रवाहमान थी, मतलब जो 10वीं शताब्दी है तब पूरे भारत के अंदर एक ही तरह का संगीत विद्यमान था। फिर 11वीं शताब्दी में यवनों के आक्रमण के फलस्वरूप संगीत की उत्तर व दक्षिण की कई धाराएं विकसित होने लगी थी, लेकिन दोनों ही पद्धतियों का आधार श्रुति, स्वर, ग्राम और राग आदि है। और जब 11वीं शताब्दी आई तब यवनों का आक्रमण हुआ यहाँ पर, तब उत्तर और दक्षिण की जो है कई धाराएं अलग अलग विकसित हुई और इनके अंदर मूल बात यह थी कि सबका आधार श्रुति, स्वर, ग्राम, राग ये सब चीजें थी। दक्षिण भारत की संरचनाओं में ध्रुपद अंग की प्रधानता होती है। यहाँ पल्लवी, अनुपल्लवी, चरण आदि धातुओं का प्रयोग अधिक सुनिश्चित व नियमित ढंग से किया जाता है। दक्षिण के अनेक गायक विभिन्न शैलियों के लिए प्रबंध संज्ञा का प्रयोग करते हैं। दक्षिण भारतीय गायन शैलियों में कृति, जावली, जाति गायन, तनम आदि शैलियों के प्रबंधों को देखा जा सकता है। मतलब ये क्या है, आर्ट्स हैं अलग अलग, इनके बारे में हम पूरी डिटेलिंग से अब पढ़ेंगे। सबसे पहली है जाति। तो देखिए, जाति की उत्पत्ति 2 ग्रामों से होती है। प्राचीन काल में मुख्य रूप से 3 ग्राम, गंधार ग्राम, मध्यम ग्राम और षडज ग्राम होते थे। प्राचीन काल से ही गंधार ग्राम जो है वो लुप्त हो गया। प्राचीन काल से गंधार ग्राम को लुप्त माना गया है। भरतकृत नाट्य शास्त्र के अनुसार 2 ग्रामों से 18 जातियां उत्पन्न हुई हैं, यानी कि जो 2 ग्राम है मध्यम ग्राम और षडज ग्राम, इनसे क्या 18 जातियां उत्पन्न हुई। षडज ग्राम से 7 और मध्यम ग्राम से 11 जातियां उत्पन्न हुई। इन सभी जातियों को
शुद्ध और विकृत जातियों के अंतर्गत बांटा गया है। इनमें से 7 को शुद्ध और 11 को विकृत माना गया है। यानी कि 7 जो हैं वो शुद्ध हैं, 11 विकृत हैं। षडज ग्राम की 4 जातियां षाडजी, आर्षबी, धैवती और नेषादी, और मध्यम ग्राम की 3 जातियां गंधारी, मध्यमा तथा पंचमी शुद्ध मानी गई हैं। यानी कि षडज की तो 4 शुद्ध हैं और मध्यम की 3 हैं। इनके नाम 7 स्वरों के आधार पर रखे गए, शेष जातियों को विकृत माना गया। जो इनके जो नाम है हम देख ही रहे हैं, ये 7 स्वरों के आधार पर रखे गए हैं और बाकी जो हैं उनको विकृत माना गया है। इस प्रकार कुल 18 जातियों का वर्णन मिलता है। शुद्ध जातियां उन्हें कहते हैं जिनमें 7 स्वर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे षाडजी, आर्षवी, गंधारी, मध्यमा, पंचमी, धैवती और नैषादी। विकृत जातियों की रचना शुद्ध जातियों के लक्षणों में परिवर्तन से होती है। मतलब जब शुद्ध जातियों के जो लक्षण है उनमें परिवर्तन होता है तो विकृत जातियां पैदा होती हैं। जैसे षाडजी और गंधारी को मिलाकर षडज कैशिकी, गंधारी और आर्षवी को मिला दें तो आंध्री विकृत जातियां बनती हैं। अब है देखिए जाति गायन शैली। भरत काल में सर्वाधिक प्रचलित गायन शैली भारत की प्राचीन जाति गायन शैली है। विद्वानों के मतानुसार राग गायन से पहले जाति गायन का प्रचार था। मतलब जो विद्वान हैं वो बताते हैं कि जो रागों का गायन होता है अब, उनसे पहले क्या है, जातियों का गायन किया जाता था। कुछ विद्वानों के अनुसार परंपरा से प्राप्त जो गीत भंडार संग्रहित हो गया था उसका परीक्षण करके जिन गीतों में विशिष्ट लक्षण सामान्य रूप से मिले उनकी एक जाति बनाई। ऐसे ही अन्य गीतों में जो विशिष्ट लक्षण सामान्य रूप से मिले उनकी दूसरी जाति बनाई। इस प्रकार कुल 18 वर्ग बनाए। उन वर्गों को जाति संज्ञा प्रदान की गई। इस तरह जो 18 वर्ग बन गए उनको ही इन्होंने क्या कहा, जाति। राग और जाति को एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द कहा जा सकता है। जिस प्रकार वर्तमान में राग गायन प्रचलित है उसी प्रकार प्राचीन काल में जाति गायन प्रचलित था। आज जो राग गायन प्रचलित है, जो पहले था वो जाति गायन था। अब देखते हैं दक्षिण भारत गायन शैली में जातियां। देखिए दक्षिण गायन शैली में ताल की अपनी स्वाभाविक गति ही जाति कहलाती है। जो ताल की एक स्वाभाविक गति है उसको जाति कहा जाता है। आज भी कर्नाटक अथवा दक्षिण भारत में संगीत में 5 जातियों की प्रथा प्रचलित है। इन्हें उत्तर भारत में प्रचलित लय के प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। हिंदुस्तानी अर्थात उत्तर भारतीय ताल पद्धति में जातियों का इस रूप में प्रचलन नहीं है। फिर भी ताल अथवा बोलों के छंदों, गीतों, प्रकारों के आधार पर जातियों का उल्लेख यहाँ भी किया जाता है। दक्षिण भारत की प्रमुख गायन जातियाँ जो हैं वो निम्नलिखित हैं। अब देखते हैं कौन कौन सी जातियाँ यहाँ गाई जाती हैं। सबसे पहले है त्रिस्त्र जाति। 3-3 के खंड वाले बोल को त्रिस्त्र जाति के अंतर्गत रखा जाता है। मतलब 3-3 खंड है, उनके बोल हैं। फिर आती है चतस्त्र। इस जाति के अंतर्गत वे बोल रखे जाते हैं जिनकी गति 2 अथवा 4 की हो, अर्थात जिनकी लय बार बार दोहराई जाती हो। एक ताल को चतस्त्र जाति ताल माना जा सकता है क्योंकि उसमें 12 मात्राएं होती हैं और 2-2 के विभाग हैं। फिर आया खंड जाति। इसके अंतर्गत वे बोल रखे जा सकते हैं जिनके गति प्रकार 2/3 अथवा 5 के हों। इसमें चतस्त्र के एक खंड और त्रिस्त्र जाति का समावेश होता है। फिर आती है जी मिश्र जाति। त्रिस्त्र और चतस्त्र जाति का मिश्रण क्या होगा, मिश्र जाति। क्रमशः इसमें 3 और 4 के गति वाले बोलों का समावेश होता है। फिर आती है जी संकीर्ण जाति। इसमें दूसरी जातियों का प्रभाव दिखाई पड़ता है। इसके खंड 9 मात्राओं के होते हैं। इसमें क्या है, खंड 9 मात्राओं के हैं। अब आती है उपसंहार। अधिकांश संगीत शास्त्रों में स्वर, वर्ण, ग्राम, मूर्छना के बाद ही जाति की चर्चा की गई है। यहाँ पर जाति का अभिप्राय गायन से है, किंतु आधुनिक समय में जाति शब्द का प्रयोग रागों में प्रयुक्त होने वाले स्वरों की संख्या के अर्थ में हुआ है। जैसे पंडित दामोदर ने 5 स्वर वाले रागों की जाति औडव, 6 स्वर वाले रागों की षाडव और 7 स्वर वाले रागों की जाति को संपूर्ण बताया है। मतलब आजकल जो क्या कहते हैं, जाति का मतलब लिया जाता है उनकी संख्या पे। 5 है तो औडव जाति है, 6 है तो षाडव है, 7 है तो संपूर्ण जाति बताई जाती है उसकी। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जावली। तो देखिए जावली में पल्लवी, अनुपल्लवी तथा चरणम का प्रयोग किया जाता है। इनमें एक अथवा अधिक चरणों का प्रयोग किया जाता है। इस कृति की तुलना उत्तर भारतीय ठुमरी के साथ की जा सकती है। मतलब जो जावली है इसकी तुलना जो उत्तर भारत की ठुमरी है उसके साथ इसकी तुलना की जा सकती है। ठुमरी उत्तर भारत की सुसंस्कृत श्रृंगारमयी संगीत छटा है।
यह चंचल शैली है। इसमें प्राचीन संगीत के राग को रंजकता के साथ साथ भाव प्रदर्शन की प्रकृति रहती है। श्रृंगारिकता, रस सृष्टि, स्वर वैचित्र्य और सौंदर्यात्मकता के कारण यह स्त्री गायकी मानी जाती है। फिर आती है जावली शब्द की उत्पत्ति। तो देखिए, जावली शब्द दक्षिण के जावल शब्द से बना है। किस शब्द से बना है? जावल से। इसका अर्थ है श्रृंगारमय गीत, अर्थात वह गीत जो श्रृंगारिक भावों व श्रृंगारिकता से परिपूर्ण हो, उसको क्या कहेंगे? जावली। किस शब्द से बना? याद रखिएगा, जावल। कहाँ का शब्द है? दक्षिण का ही शब्द है। और इसका मतलब क्या है? श्रृंगारमय गीत। यह गीत एक आधुनिक गीत का प्रकार है। ये क्या है? आधुनिक गीत का प्रकार। जावली का साहित्य श्रृंगार रस प्रधान होता है। इसमें नायक नायिकाओं के प्रेम संबंधों का वर्णन पाया जाता है। इसमें क्या है? नायक और नायिका के प्रेम संबंधों का वर्णन है। इसमें भी पल्लवी, अनुपल्लवी तथा चरणम आदि अंग होते हैं। इसमें कभी कभी एक से अधिक चरणों का समावेश भी होता है। एक से ज्यादा चरण भी इसके अंदर आ सकते हैं। जावली की निबद्धता प्रसिद्ध रागों व तालों में ही होती है, यानी कि जावली को प्रसिद्ध रागों में और तालों में गाया जाता है। फिर है जी जावली की विशेषताएं। देखिए जावली की क्या क्या विशेषताएं हैं। पहला है ताल का प्रयोग। जावली गीत में मुख्यतः 8 अथवा 6 मात्राओं वाली रूपक ताल का प्रयोग होता है। 8 मात्रा की ताल या 6 मात्राओं वाली रूपक ताल का प्रयोग होता है। फिर आता है रस प्रधानता। जावली गीत में श्रृंगार रस के दोनों पक्षों अर्थात वियोग श्रृंगार व संयोग श्रृंगार का प्रयोग होता है। साथ ही साथ इसमें करुण रस का प्रयोग भी किया जाता है। तो इसमें क्या है? देखिए, श्रृंगार रस के जो 2 प्रकार होते हैं, वियोग और संयोग, इनमें दोनों श्रृंगार का उपयोग होता है। और साथ ही साथ इसमें कभी कभी करुण रस का प्रयोग भी किया जा सकता है। और उपसंहार के तौर पे हम कह सकते हैं, इस प्रकार श्रृंगार व करुण रस प्रधान गायकी जावली को आधुनिक गीत का प्रकार माना गया है। ये देखिए, श्रृंगार और करुण रस प्रधान अभी हमने पढ़ा, इसलिए इसको क्या है? आधुनिक गीत का प्रकार माना गया है। जावली की तुलना उत्तर भारतीय संगीत की ठुमरी से की है, ये भी हमने पढ़ लिया। जावली जो है वो खमाज, काफी तथा झंझोटी जैसे रागों में गाई जाती है। रागे और भी हो सकती हैं, पर इनमें मुख्यतः गाई जाती है। इसके रचनाकारों में स्वाति तिरुनाल, पट्टनम, सुब्रमण्यम और श्रीनिवास अय्यर आदि के नाम प्रमुख है। मतलब इसके जो मुख्य कलाकार हैं, रचनाकार हैं, वो ये हैं। यह कर्नाटकी गायन शैली का विशेष प्रकार है। कर्नाटक की गायन शैली का यह विशेष प्रकार है। इसमें राग की शुद्धता पर ध्यान नहीं दिया जाता, अपितु ठुमरी की तरह लालित्य एवं वैचित्रता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। मतलब इसमें क्या है? राग की शुद्धता पर ध्यान नहीं दिया जाता, विचित्रता इसमें उत्पन्न की जाती है। अतः एक श्रृंगार प्रधान्य गायकी है। मतलब ज्यादा इसमें श्रृंगारिकता को दिखाया जाता है। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कृति। तो देखिए, कृति के बारे में हम डिटेल से जानते हैं। कृति का शाब्दिक अर्थ संरचना है। यतः कृतः या कृति अर्थात जो संचरित किया गया है वह कृति है। यह विधा दक्षिण भारतीय संगीत में विशिष्ट गेय विधा के रूप में सर्वाधिक प्रचलित है। देखिए, जो कृति का जो संबंध है ना, वो कीर्तन से भी लिया जाता है। कीर्तन की उत्पत्ति 14वीं शताब्दी में मानी गई है, परंतु कृति की उत्पत्ति 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मानी जाती है। वास्तव में तो कृति को कीर्तन का ही रूप माना जाता है। अभी बताया मैंने, कीर्तन का ही एक रूप माना जाता है इसको। यह राग की प्रौढ़ रचना है, मतलब राग की बहुत पुरानी रचना। कृति के अंतर्गत भाव पक्ष तथा कला पक्ष की प्रधानता रहती है, परंतु भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष इसमें अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं प्रधान होता है। भाव पक्ष से ज्यादा इसमें क्या है? कला पक्ष प्रधान रहता है। जिस प्रकार ख्याल में बोल आलाप और बोलतान आदि का प्रयोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार कृति में भी बोल आलाप व बोलतान आदि का प्रयोग किया जाता है। इन्हें नेरावल कहा जाता है। ये जो बोल आलाप और बोलतानों का उपयोग करते हैं उनको कहते हैं नेरावल। रस प्रधान कृति में 3 रसों की मुख्य रूप से प्रधानता रहती है: श्रृंगार रस, भक्ति रस तथा करुण रस। रस प्रधान ये कृति है। इसके अंदर जो 3 रस हैं, कौन कौन से हैं? श्रृंगार, भक्ति और करुण रस। यह मध्य व द्रुत लय में गाई जाती है। और इसकी लय का ध्यान रखिए, मध्य लय में या द्रुत लय में।
कृति प्रचलित व अप्रचलित दोनों प्रकार के रागों में गाई जाती है। मतलब जो ज्यादा प्रचलित राग है उनमें भी गाई जाती है, जो अप्रचलित है उनमें भी गाते हैं इसको। कृति गायन हेतु संगीत का प्रौढ़ ज्ञान होना अति आवश्यक होता है, यानी कि संगीत का काफी पुराना ज्ञान हो जिसको, ये बहुत जरूरी है। कृति मध्य तथा द्रुत लय में गाई जाती है, यह भी हमने पढ़ा। कृति के साथ मुख्य 8 मात्रा की आदि ताल व 6 मात्राओं वाली रूपक ताल का प्रयोग होता है। मतलब 8 मात्रा की जो आदि ताल है और 6 मात्राओं की रूपक ताल का उपयोग इसके साथ किया जाता है। इसमें स्वर का स्थान प्रमुख तथा साहित्य का गौण स्थान रहता है, यानी कि इसमें जो साहित्य है उसका जो स्थान है वो गौण है और प्रमुखता किसे मिलती है, स्वर को मिल रही है इसमें। फिर आते हैं जी कृति के अंग। कृति के अंग, इसके 3 अंग हैं, पल्लवी, अनुपल्लवी तथा चरणम। 3 अंग माने जाते हैं, पल्लवी, अनुपल्लवी और चरणम। इन तीनों अंगों का प्रयोग कृति में क्रमानुसार किया जाता है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप इनका यूज किया जाता है। चरणम में रचयिता के नाम की छाप होने के कारण इसे मुद्रा चरणम कहते हैं, यानी कि जिसमें क्या है, रचयिता की छाप है इसके अंदर, तो मुद्रा चरणम। फिर आती है जी कृति की विशेषताएं। श्री त्यागराज जी ने अपनी रचनाओं को कृति कहकर संबोधित किया। किन्होंने किया? त्यागराज ने। उत्तर भारत में जो स्थान ख्याल गायन शैली को प्राप्त है, दक्षिण भारत में वही स्थान कृति को प्राप्त है। मतलब जो उत्तर भारत में जो जैसा ख्याल है वैसे दक्षिण भारत में क्या है, कृति है। संक्षिप्ततः हम यह कह सकते हैं कि राग, ताल, गति, लय और वर्ण विषय आदि में वाग्यकार की पूर्ण स्वतंत्रता के कारण कृति में कलाकार की अभिव्यक्ति सहज और प्रभावपूर्ण रहती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता राग की अभिव्यक्ति व उसके माध्यम से भाव व रस की अभिव्यंजना है। सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है इसकी राग की अभिव्यक्ति और उसी के माध्यम से भाव और रस को कैसे अभिव्यक्त किया जा रहा है वो। फिर आता है जी उपसंहार। दक्षिण भारतीय संगीत में कलात्मक दृष्टि से कृति का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह कीर्तन का ही विकसित रूप है। जब एक ही कृति की रचना कई लोग मिलकर करते हैं तो उसे समुदाय कृति कहते हैं। जब कई लोग मिलकर एक कृति की रचना कर रहे हैं तो समुदाय कृति। इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, इनका ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछी जाती हैं, डायरेक्ट पूछी जाती हैं ये। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है तिल्लाना। देखिए, तिल्लाना शब्द का संबंध ताल की भिन्न भिन्न गीतियों व जटिल स्वर संचारों से है। ताल की अलग अलग गीतियों से और स्वरों के जटिल संचारों से। ताल की विभिन्न गीतियों तथा पेचीदा स्वर संचारों को चमत्कारपूर्ण शैली में बद्ध करना ही तिल्लाना कहलाता है। तिल्लाना एक संक्षिप्त तथा स्वच्छ गायन शैली है। तिल्लाना के प्राय 2 प्रकार प्रचलित हैं। पहला प्रकार पूर्णतः गेय विधा, जिनमें पाटादारों का प्रयोग किया जाता है। दूसरे प्रकार में स्वरों, पदों के साथ पाटादारों का संयोजन दिखाई देता है। गायन शैली चाहे कोई भी हो या किसी भी प्रकार की हो, प्रत्येक में कोई न कोई पक्ष अवश्य महत्ता रखता है। ठीक इसी तरह तिल्लाना गायन शैली में भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें कला पक्ष को प्रधानता दी जाती है। मतलब इसमें भाव पक्ष को कम इम्पोर्टेंस दी जाती है, कला पक्ष को ज्यादा इम्पोर्टेंस मिल रही है। तिल्लाना नामक गायन शैली दक्षिण भारतीय संगीत की प्रमुख देन है। इसे उत्तर भारतीय संगीत में तराने के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, उत्तर भारत में इसको तराने के नाम से जाना जाता है। तिल्लाना व तराना दोनों प्राय समान ही हैं, परंतु दक्षिणी व उत्तरी संगीत पद्धतियों के आधार पर इनके सिर्फ नाम में ही भिन्नता दृष्टिगोचर होती है। शरद चंद्र श्रीधर के अनुसार, शरद चंद्र जी क्या कह रहे हैं यहाँ पर, तिल्लाना व तराना के मध्य होने वाले विभेद को दूर कर कहा कि उत्तर भारतीय संगीत पद्धति के तराना नामक गीत का स्वरूप दक्षिणात्य संगीत का तिल्लाना है। वो भी यही बात कह रहे हैं कि उत्तर भारत में जो स्वरूप तराना का है वो दक्षिण भारत में तिल्लाना का है। फिर आता है जी तिल्लाना का प्रयोग। इस दक्षिण भारतीय गायन शैली का प्रयोग मुख्य रूप से नृत्य के साथ ही किया जाता है तथा चौल केटुओं अर्थात पाटाक्षर की इसमें प्रधानता प्रमुख रूप से परिलक्षित होती है। इस रचना में पल्लवी, अनुपल्लवी तथा चरणम आदि भाग होते हैं। इनका क्रमशः प्रयोग इस गायन शैली में शोभा वृद्धि हेतु
किया जाता है, यानी कि ज़्यादातर इसका क्या है, शोभा वृद्धि में इसका उपयोग किया जाता है। फिर आती है जी तिल्लाना की विशेषताएं। इस गायन शैली की उत्साहवर्धक एवं स्फूर्तिदायक रचना होने से यह लोकप्रिय बन गई। प्राचीन काल में इसे एक अन्य नाम स्तोभ के रूप में भी जाना व पहचाना जाता था। इसका कोई विशिष्ट अर्थ नहीं होता, अपितु इसको ओंकार की ध्वनि के समान माना जाता है। प्राचीन काल में एक नाम मिलता है स्तोभ, इसका कोई स्पेसिफिक अर्थ नहीं है, पर इसको क्या है, ओंकार की ध्वनि के समान माना गया। इसका संबंध ताल से होने के कारण लय प्रधान होना स्वाभाविक लक्षण होगा, अर्थात इसमें लय की प्रधानता होती है, क्योंकि ताल का लय के अभाव में कोई भी अस्तित्व नहीं होता, इसलिए यह लय प्रधान गायन शैली मानी जाती है। ध्यान रखिएगा, इन प्रधानता बताई जा रही है हर गायन शैली में, तो ये कौन सी है, लय प्रधान गायन शैली है। इसमें लय व ताल का प्रमुख व सर्वोच्च स्थान माना जाता है। किसमें, तिल्लाना में। अब इसके अंदर उपसंहार के रूप में हम कह सकते हैं कि तिल्लाना एक लय प्रधान व तालबद्ध दक्षिणी व उत्तरी दोनों पद्धतियों में तिल्लाना व तराना के नाम से जाने वाली रचना है। इस गायन शैली की ओम तत्सत आदि स्तुति मूलक शब्दों को विकृत रूप भी माना जाता है। तराना में तंत्र वाद्य के बोल दिर दिर दीम तोम और अवनद्ध वाद्यों के बोलों का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार तिल्लाना में साहित्य के साथ साथ मृदंग के बोलों का भी प्रयोग किया जाता है। तराना में देखिए तंत्र वाद्य दिर दिर नोम तोम दीम तदानी इस तरह के बोल होते हैं, और तिल्लाना में भी क्या है, मृदंग के बोलों का उपयोग किया जाता है। उसमें अवनद्ध वाद्यों का होता है और इसमें क्या हो गया, मृदंग के बोलों का। यह गायन शैली द्रुत लय में गाई जाती है, यानी कि इसको गायन क्या है, द्रुत लय तेज लय में इसको गाया जाता है। इस शैली के रचनाकारों में स्वाति तिरुनाल, मुत्तैया भागवतार आदि के नाम विख्यात हैं। और हमारी अगली शैली है जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है रागम। देखिए, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांतों के आधार पर राग में लगने वाले स्वरों का विस्तार पूर्वक गायन वादन करना ही रागम या राग आलाप कहता है। मतलब जो शास्त्रीय संगीत के सिद्धांतों के आधार पर रागों में स्वर लगते हैं, उनके गायन वादन की प्रक्रिया रागम या राग आलापना कहलाता है। राग के स्वरों को गाते व बजाते समय उसके प्रारंभिक स्वर पर न्यास किया जाता है। जब भी राग के स्वरों को गाते हैं तो उसके जो प्रारंभिक स्वर हैं उन पर न्यास किया जाता है, इसलिए राग के जो प्रारंभिक स्वर हैं उनको कहते हैं लीनक, यानी लीनक पर न्यास किया जाता है। राग की प्रस्तुतिकरण का ढंग लीनक स्वर पर गाने बजाने की प्रक्रिया के पश्चात कलाकार द्वारा राग को आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करना कलाकार की कला व कल्पना शक्ति पर निर्भर करता है, परंतु कलाकार को इसके साथ साथ राग के आरोह अवरोह रूप व राग को अभिव्यक्त करने वाले स्वरों को भी ध्यान में रखना अति आवश्यक होता है, जिसके परिणाम स्वरूप राग आकर्षक हो सकता है और शीघ्र अभिव्यक्त होता है। जब कलाकार लीनक पर न्यास करता है, ठीक है, उसको प्रस्तुत करने का उसका जो ढंग है वो आकर्षक होना चाहिए। मतलब उसकी जो कला है, उसकी जो कल्पना शक्ति पर निर्भर करता है, वो उसको कितना आकर्षक बनाता है, उसके आरोह अवरोह को, उसके रूप को कैसे अभिव्यक्त कर पाता है, उसके स्वरों को कितना ध्यान से लगा पाता है, ये उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे ही जो राग है वो आकर्षक बनते हैं और श्रोताओं तक जो है हम इजीली पहुंच पाते हैं। इस प्रकार स्वरों का गायन शास्त्रीय क्रमानुसार करते हुए तार सा पर पहुंचने के पश्चात उस पर रुकना। जब हम गायन कर रहे हैं स्वरों का तार सा पर पहुंच रहे हैं तब वहां रुका जाता है। फिर मध्य व द्रुत लय के अनेक स्वर संचारों से षड्ज को प्रकाशित करना। इसके पश्चात राग के नियमों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे प्रयोग को समेटते हुए पंचम स्वर तक जाना और पुनः धीरे धीरे मध्यम षड्ज तक वापस आ जाना। तो ये कलाएं उसमें की जाती हैं। एक बार संक्षिप्त रूप से तार सप्तक तक राग के प्रमुख स्वर संचार को आगे बढ़ाकर मध्यम षड्ज में वापस लौट आना संक्षिप्तिका कहलाता है। मतलब जब तार तक पहुंचते हैं हम, तार सा तक पहुंच रहे हैं, फिर धीरे धीरे जो है स्वर संचारों को लेकर फिर मध्यम षड्ज पर वापस आते हैं, तो क्या है, इस प्रक्रिया को संक्षिप्तिका कहा जाता है। जब किसी राग के विशिष्ट स्वर संचारों का गायन शास्त्रीय नियमों का पालन करते हुए पेश किया जाता है तो वह विशिष्टता रागम या राग आलापना कहलाता है। इसमें मुख्यतः शास्त्रीय संगीत के नियमों व सिद्धांतों का पालन करना अति आवश्यक है। मतलब जो शास्त्रीय संगीत के नियम है, सिद्धांत है, उनका पालन जरूर किया जाता है। फिर आती है जी रागम की विशेषताएं।
जिस स्वर का राग भाव व रस को प्रदर्शित करने हेतु अधिक प्रयोग किया जाता है उसे अंश स्वर कहते हैं। जिसका मतलब ज्यादा यूज कर रहे हैं वो क्या है? अंश स्वर। इन स्वरों के द्वारा राग को आरंभ करने की विधि शास्त्रीय विधि या ढंग कहलाती है। षडज व पंचम स्वर परस्पर वादी संवादी हैं। षडज और पंचम एक दूसरे के वादी संवादी कहलाए जाते हैं। लगभग प्रत्येक राग में ये दोनों स्वर पाए जाते हैं। लगभग प्रत्येक राग में, अगर जहाँ प नहीं होगा वहां पर क्या होगा? म होगा। तो इसलिए कहते हैं ना षडज पंचम संवाद, षडज मध्यम संवाद, तो इस पे डिपेंड करता है ये। अतः वर्तमान समय में प्राय गायक या वादक इन्हीं स्वरों से अपना गायन आरंभ करते हैं। राग आलापना में कल्पना का महत्वपूर्ण स्थान होता है, इसलिए आलाप गायन में स्वतंत्रता का होना आवश्यक है। इसमें कलाकार अपनी कल्पना व प्रतिभा के सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि राग आलापना में कोई भी स्वर ऐसा नहीं होना चाहिए जो राग के स्वरूप व उसके चलन के प्रतिकूल हो। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम आलाप करते हैं तो कोई भी ऐसा स्वर ना हो जो राग के अनुरूप ना हो, मतलब उसके अनुकूल स्वर जो उसमें लग रहे हैं उनको प्रदर्शित करना ही मेन बात है इसके अंदर। अतः कल्पना आधारित शास्त्रीय नियमों में बद्ध स्वर विस्तार द्वारा राग को बढ़ाना ही राग आलापना या रागम कहलाता है। उपसंहार के तौर पर कहा जा सकता है कि राग में लगने वाले स्वरों का विस्तार पूर्वक गायन अथवा वादन करना ही रागम कहलाता है। राग के स्वरों को गाते व बजाते समय उसके प्रारंभिक स्वरों पर न्यास किया जाता है। संगीत के विकास से रागम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। रागम में विशिष्ट स्वर संचारों का गायन शास्त्रीय नियमों का पालन किया जाता है। मतलब जितने भी नियमों में बद्ध हैं, जितने भी राग को गाने के नियम हैं, उन सभी के अंदर बंधा हुआ गायन ही क्या कहलाएगा? रागम कहलाएगा। नेक्स्ट है जी तानम। राग का गायन करते समय उसको विस्तारित करने हेतु स्वरों को तान रूप में गाना, जिससे कि राग का विस्तार हो सके, तानम कहलाता है। मतलब जब राग का गायन किया जा रहा है, उसके स्वरों को विस्तार कर रहे हैं, स्वर विस्तार कर रहे हैं, तो जो स्वरों को हम तान के रूप में गा रहे हैं वो क्या है? तानम है। तानम का सीधा सीधा अर्थ तान से लिया जा सकता है। मतलब जो हम तान बोलते हैं वही क्या है? तानम। जब गायक राग को स्वरों में बांधकर वह स्वरों को तानों में पिरोकर राग के रूप को विस्तारित कर या उसका विस्तृत रूप प्रस्तुत करता है तो उसे तानम कहते हैं। अब यहाँ समझ गए होंगे आप इस बात को। जब भी कोई गायक है राग के जो स्वर लग रहे हैं उनको बांधकर उन स्वरों को तान में पिरोता है तो उसका जो विस्तार कर रहा है वो तान का, वही क्या है? तानम है। तानम गायन की विधि क्या है ये देख लेते हैं। राग को आरंभ कर सर्वप्रथम उसको आलाप द्वारा बढ़ाया जाता है। जैसे ही राग शुरू होती है तो उसके अंदर आलाप लिया जाता है ना, उसको बढ़ाया जाता है। आलाप द्वारा विस्तारित करने की यह विधि राग आलापना अथवा रागम कहलाती है। लेकिन तानम का कार्य इसके पश्चात शुरू होता है। मतलब जो तान का कार्य है वो राग शुरू करने के बाद शुरू है। तानम की शुरुआत विलंबित लय में होती है, परंतु बाद में धीरे धीरे इसकी लय विस्तारित करके द्रुत कर दी जाती है। इसका गायन कभी ताल व कभी बिना ताल के होता है। आप समझ गए होंगे। सबसे पहले क्या विलंबित तानें चलती हैं, उसके बाद में इसकी क्या गति तेज हो जाती है, द्रुत लय हो जाती है। तानों द्वारा जब राग को विस्तृत किया जाता है तो वह राग आकर्षण का केंद्र बनकर श्रोताओं के मन को आनंदित करता हुआ अधिक निखर उठता है। इसके परिणाम स्वरूप गायक, वादक तथा श्रोतागण तीनों ही भाव विभोर हो जाते हैं। अतः प्राय तानम का प्रयोग रागम के बाद ही किया जाता है। फिर आते हैं जी तानम हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले स्वर। देखिए राग के विभिन्न स्वर संचारों को ता, न एवं म आदि अक्षरों की सहायता से द्रुत काल में श्रृंखलाबद्ध करके गाना ही तानम कहलाता है। तानम का गायन अंश, ग्रह या षडज एवं मध्यम स्वर से आरंभ किया जाता है। अंश स्वर या ग्रह स्वर या षडज या मध्यम स्वर से इसको आरंभ किया जाता है। कुछ समय तक 3-4 स्वरों पर विभिन्न प्रकार के स्वर प्रस्तार करके गायक को लीनक स्वर पर ठहर जाना चाहिए। इसके पश्चात पुनः क्रमानुसार राग में स्वरों को संचारित करते हुए तार सप्तक राग का विस्तार विलंबित या द्रुत लय में करना चाहिए। मतलब तार सप्तक तक करते हैं इसका विस्तार। इस प्रकार धीरे धीरे अवरोही क्रम में नीचे आते हुए मध्यम या पंचम स्वर पर तान को समाप्त कर देना चाहिए। समझ गए आप
क्या हुआ, जैसे ही तान शुरू की संचारित करते हुए तार सप्तक तक जाते हैं, तार सा तक चले जाते हैं, रे तक चले जाते हैं, मतलब तार सप्तक के स्वरों में जाते हैं। विलंबित या द्रुत लय में जब कर रहे हैं उसको, तो धीरे धीरे अवरोह करते हुए जब नीचे आते हैं तो मध्यम या पंचम पर तान को समाप्त करना होता है। ये बात कही जा रही है। फिर आती है जी तानम की विशेषताएं। तानम की मुख्य विशेषता यह है कि राग का संपूर्ण स्वरूप तानम के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। इसमें मुख्य बात यह है कि तानम गाते समय विशिष्ट अंग के रूप में वायलिन वादकों को भी अवसर प्रदान किया जाता है। अतः राग में जिस प्रकार रागम करने की एक विशिष्ट विधि होती है, उसी प्रकार तानम को गाने व बजाने की भी एक निश्चित विधि होती है। इस प्रकार विशिष्ट विधि से युक्त स्वरों का वह भाग जिससे राग का स्वरूप विस्तृत हो, तानम कहलाता है। समझ गए? वो भाग स्वरों का जिससे राग का स्वरूप है जो विस्तृत होता है, बढ़ता है, उसे तानम कहा जाता है। उपसंहार के तौर पर कहा जा सकता है कि राग एवं तानम में अंतर संबंध है। राग में गति देना या धीमा करना तानम का कार्य होता है, क्योंकि जब तान बोलते हैं तो कई बार द्रुत लय कर दी जाती है, तो गति जो है उसकी बढ़ा दी और घटा दी जाती है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि तानम का प्रयोग गाने के बीच में होता है। वाद्यों में प्रयोग किए जाने वाले तानों को तोड़ा कहा जाता है। तानम का प्रयोग गायन एवं वादन दोनों में होता है। इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, ये एक एक लाइन जो है क्वेश्चन बन जाती है। थोड़ा ध्यान से इसको बस धीरे धीरे शॉर्ट नोट बनाते रहिए, साथ ही साथ पढ़ते रहिए इसको। फिर आती है जी पल्लवी। 4-5 शब्दों वाले अर्थपूर्ण साहित्य से निर्मित पद। क्या है? 4-5 शब्दों वाले अर्थपूर्ण साहित्य से निर्मित पद को राग व लय के साथ विन्यास करके गाने की क्रिया पल्लवी कहलाती है। यानी कि जो अर्थपूर्ण साहित्य है उससे जो निर्मित पद हैं उनको राग और लय के साथ में गाना पल्लवी कहलाता है। पल्लवी का सीधा संबंध पद व लय से होता है। विद्वानों के अनुसार पद के प से और लय के लय से पल्लवी शब्द का निर्माण हुआ। इस प्रकार पल्लवी का मुख्य विषय पद व लय का विन्यास ही है। समझ गए? पल्लवी के अंतर्गत लय का स्थान निर्धारित होता है, मतलब लय का जो स्थान है वो यहाँ निर्धारित है। लय की दृष्टि से एक अक्षर का काल एक कला विलंबित कहा जाता है। एक अक्षर काल को एक कला विलंबित, एक अक्षर काल से दुगना समय द्विकला विलंबित होता है। इसी प्रकार चतुष्कला, अष्टकला आदि कई प्रकार होते हैं। समझ गए? एक कला, द्विकला, चतुष्कला, अष्टकला, इस तरह इसमें कलाएं होती हैं। साधारणतः पल्लवी द्विकला चतुष्कला विलंबित में गाई जाती है। फिर आती है जी पल्लवी की विशेषताएं। पल्लवी कभी समग्रह तो कभी विषम ग्रह में होती है। इसमें साहित्य के साथ साथ कल्पना स्वर भी गाया जाता है। इसके पश्चात पल्लवी की ही ताल में मृदंग का तन्यावर्णम बजता है। इस गायन शैली में राग के चमत्कारी स्वर संचारों के साथ साथ ताल की जटिल गतिविधियों का भी सुंदर समन्वय रहता है, जो पल्लवी को और अधिक आकर्षक बनाता है। पल्लवी के साहित्य भाग को गाने के पश्चात प्रथम व द्वितीय काल में कल्पना स्वरों को कभी कभी 4 या 5 स्वरों में गाया जाता है। पल्लवी गायन के कुछ समय पश्चात मृदंग वादन हेतु भी समय प्रदत्त किया जाता है। जब पल्लवी का गायन हो जाता है तो उसके बाद क्या है, मृदंग का वादन भी किया जाता है, और इसके बाद अनुपल्लवी व चरणम का गान प्रारंभ किया जाता है, और इसके बाद होता है अनुपल्लवी और लास्ट में चरणम। तो इसके स्टेप याद रखिएगा आप। उपसंहार के तौर पर कहा जाता है, इस प्रकार कर्नाटकी संगीत पद्धति के अंतर्गत रागम तानम के पश्चात गाई जाने वाली पल्लवी अंग को अनुपल्लवी व चरणम से पूर्व गाया जाता है। अब क्या इसमें स्टेप पूछ लेते हैं, क्वेश्चन बन जाता है, इनको अरेंज कीजिए। तो पहले रागम, फिर तानम, उसके बाद पल्लवी, उसके बाद अनुपल्लवी और लास्ट में चरणम। याद रखिएगा इस सीक्वेंस को। पल्लवी कितनी ही चमत्कारिकता से निर्मित हो, परंतु मधुरता के अभाव में कोई भी चमत्कारपूर्ण पल्लवी प्रशंसनीय नहीं हो सकती। अर्थात मधुरता इसका प्रमुख अंग है। जब तक इसमें मधुरता नहीं आएगी तब तक पल्लवी का गायन जो है प्रभावपूर्ण नहीं रहेगा। अतः इसमें विद्वतापूर्ण प्रदर्शन के साथ साथ मधुरता अथवा रंजकता की ओर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। मतलब अपनी बुद्धि से तो इसको प्रस्तुतिकरण किया जाता है, और साथ ही साथ इसके अंदर मधुरता का होना बहुत जरूरी है। मेन बात है इसमें मधुरता। तो दोस्तों यहाँ ये हमारे टॉपिक होते हैं क्लियर।
उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। देखिए, मैं पूरी डिटेल में बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपकी हर चीज़ क्लियर हो। कुछ वीडियोस हम देखते हैं उसके अंदर क्या है कि इतनी डिटेल नहीं बताई होती, और कई बार हम डिटेल बताते हैं तो स्टूडेंट ये कह देते हैं कि सर इतना सारा बता दिया। तो आपको जो अच्छा लगता है इसमें से चुन लीजिए, उसको अपने जो है एग्ज़ाम के तौर पर आप देख लीजिए। मैं हर बच्चे के लिए एक एक क्लास बनाता हूँ ताकि आप इसका उपयोग जो है अपनी जो लिखित परीक्षा में भी कर सकते हैं। कई बच्चे एमए के भी जुड़े हैं हमारे साथ, जिनके एग्ज़ाम हैं, उनके जो टॉपिक होते हैं उनमें ये लिखना पड़ता है उनको, इसलिए उनके अकॉर्डिंग भी मैं एक क्लास बना रहा हूँ ताकि सबके काम में आए। KVS, NVS, म्यूजिक भर्ती कोई भी हो, उसके अंदर हर जगह ये टॉपिक काम में आने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इसके जो नेक्स्ट पार्ट हैं आगे वीडियोस में आते रहेंगे। इसका जो आपको PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका नाम भी है म्यूज़िक वाले गुरी सर, और इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ हमारे साथ बने रहिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।